गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड कंपोजिशन मैनेजमेंट की 33 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है बार्गेनिंग एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय यूनियन एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयज, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, एबिलिटी टू पे, वर्थ ऑफ द जॉब, डिमांड सप्लाई कंडीशन इन द जॉब मार्केट। आप ये देख रहे हैं कि इस लेक्चर के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये इतने सारे टॉपिक्स नहीं हैं। हमें इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, उसमें हमें बार्गेनिंग एबिलिटी देखनी है अपने एम्प्लॉय यूनियन की और इंडिविजुअल यूनियन की। कुछ हम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे और साथ साथ हम जो भी हमारी जॉब मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई कंडीशन होती है उसको उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम कलेक्टिव बार्गेनिंग देखते हैं क्या है वो। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज एम्ड एट द एग्रीमेंट टू रेगुलेट वर्किंग सैलरीज, वर्किंग कंडीशन, बेनिफिट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्कर्स कंपनसेशन एंड राइट्स फॉर द वर्कर्स। अगर हम कलेक्टिव बार्गेनिंग देखें तो वो एक प्रोसेस होता है जहाँ पे एक नेगोशिएशन होता है एम्प्लॉयर्स और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के बीच में, और वो एक एम होता है कि हम एक एग्रीमेंट के थ्रू ये रेगुलेट करें कि क्या हमारी वर्किंग सैलरी होगी, किस तरीके का वर्किंग कंडीशन होएगा, कौन से बेनिफिट्स होंगे और कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स होंगे जो हमारे वर्कर कंपनसेशन को बताते हैं, और वर्कर्स के किस किस तरीके के राइट्स हैं वो क्या होंगे। तो द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय आर कॉमनली प्रेजेंटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ट्रेड यूनियन टू विच द एम्प्लॉय बिलोंग। The collective agreement is by these negotiations usually set out wage scales, working hours, training, health and safety, overtime, grievance mechanism and right to participate in workplace और company affairs। अगर हम इंटरेस्ट देखें अपने एम्प्लॉयज़ का, उनका मेनली जो इंटरेस्ट होता है वो ये होता है कि वो प्रेजेंट करें अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक ट्रेड यूनियन के लिए, और उसमें एक एम्प्लॉयज़ बिलोंग किया जाता है, और जो कलेक्टिव एग्रीमेंट रिच किया जाता है हमारे नेगोशिएशन से, उसको सेट आउट किया जाता है हमारे वेजेस स्केल से, वर्किंग आवर्स से और ट्रेनिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी से, और जो भी ओवर टाइम है या जो भी ग्रीवेंस मैकेनिज्म है या जो भी राइट है हमारे किसी वर्क प्लेस में पार्टिसिपेट करने के लिए और कंपनी एफर्ट्स के, उनके थ्रू एक एग्रीमेंट को रीच किया जाता है हमारे नेगोशिएशन से। तो जो यूनियन है मीन्स कि आगे क्या बताया गया है, द यूनियन में नेगोशिएट विद अ सिंगल एम्प्लॉयर हु इज़ द टिपिकली रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी शेयर होल्डर, और मे नेगोशिएट with a group of businesses depending on the country to reach an industry-wide agreement, and collective agreement function as a labor contract between an employer and one or more unions. Collective bargaining consists of the process of negotiation between the representative of a union and employers generally represented by the management। जो यूनियन है हमारा मीन्स जो ट्रेड यूनियन है वो नेगोशिएट होता है एक सिंगल एम्प्लॉयर से, वो टिपिकली रिप्रेजेंट होता है उस कंपनी की शेयर होल्डर को, तो वो नेगोशिएट करता है अपने ग्रुप ऑफ बिजनेस को जो डिपेंड होता है किसी कंट्री के अंदर, और जो भी हम इंडस्ट्रियल वाइड एग्रीमेंट है उसको रिच करते हैं। जो कलेक्टिव एग्रीमेंट है उसका जो फंक्शन है वो ये है कि जो हम लेबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉय और एक या एक से ज़्यादा यूनियन के अंदर, तो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो कंसिस्ट करती है उन प्रोसेस को, जो कि नेगोशिएशन होता है किसके बिटवीन, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी यूनियन का और जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके बीच में। तो जनरली ये कह सकते हैं कि वो एक मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटर होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। समटाइम्स सच एज अ ऑफिशियल अप्रूवल, अ लाइसेंस और अ परमिट दैट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ फॉर इंगेजिंग इन अ सर्टेन एक्टिविटी सच एज लैंड डेवलपमेंट, मिनरल और ऑयल एक्सप्लोरेशन, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी कि समथिंग हम ये देखते हैं कि जो हमारा ऑफिशियल अप्रूवल है किसी लाइसेंस को लेके या परमिट को लेके, उसमें रिक्वायर होता है कुछ एक लॉ मीन्स कानून, तो उसके अंदर हम इंगेज करते हैं हमारी सर्टेन एक्टिविटी को, जैसे कि हमारा लैंड डेवलपमेंट या मिनरल और ऑयल एक्सप्लोरेशन, या हम अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल करें। तो जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मीन्स एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट, रूल और other made under any act of parliament and any regulation or by law of any local authority or of any statutory undertaker which has a jurisdiction with the regard to the design works or with whose system the same are or will be connected, including any statutory provisions and any decisions of a relevant authority under the statutory provisions which control the right to the develop the site in the connection which the design work are to be provided। अगर हम देखें तो जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसका मतलब ये है कि जो भी एक्ट होता है किसी पार्लियामेंट का या किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो उसके अंदर जो भी रूल या ऑर्डर बनाए जाते हैं वो एक पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर बनाए जाते हैं। तो जो भी रेगुलेशन है या जो भी हमारे बाय लॉ है किसी लोकल अथॉरिटी के, तो उसके अंदर कोई भी एक स्टैट्यूटरी अंडरटेक करता है अपने जुडिशियन को लेके कि उसके रिगार्ड में वो वर्क को डिज़ाइन करे, साथ साथ जो भी सिस्टम है हमारा वो सेम है जो कि कनेक्टेड रहे हमारे स्टैट्यूटरी प्रोविजन से, और जो भी हम डिसीजंस बनाएं वो एक रिलेवेंट अथॉरिटी के अंदर हो,
और जो स्टैच्यूटरी प्रोविजंस हैं वो कंट्रोल हों, और जो भी राइट है हमारे वो किसी साइट के कनेक्शन के लिए डेवलप होने चाहिए, और जो भी डिज़ाइन है किसी वर्क का वो प्रोवाइड होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट हमारा है वो है डिमांड सप्लाई कंडीशन इन द जॉब मार्केट। मार्केट फॉर लेबर हैव डिमांड एंड सप्लाई कर्व जस्ट लाइक मार्केट फॉर गुड्स। द लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज इन द लेबर मार्केट दिस वे। ए हायर सैलरी और वेज दैट इज अ हायर प्राइस इन द लेबर मार्केट लीड्स टू अ डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड बाय एम्प्लॉयर्स, while a lower salary or wage leads to be an increase in the quantity of labor demanded. The law of supply function in labor markets too. A higher price or for labor leads to be higher quantity of labor supplied. A lower price leads to a lower quantity supplied. डिमांड सप्लाई कंडीशन क्या है हमारी जॉब मार्केट के अंदर? तो जो मार्केट है हमारे लेबर्स का, उसमें जो हम डिमांड और सप्लाई कर्व को देखते हैं वो जस्ट लाइक हम किसी गुड्स को मार्केट के अंदर देखते हैं, उसी तरीके से हम अपने डिमांड और कर्व को, सप्लाई कर्व को किसी लेबर मार्केट के अंदर देखते हैं। तो जो लॉ है हमारी डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई करता है कि जो भी लेबर मार्केट है किसी भी वे में कि एक हायर सैलरी या वेज है या हायर प्राइस है लेबर मार्केट के अंदर, तो वो लीड करती है कि वो डिक्रीज़ करे क्वांटिटी की लेबर को या डिमांड ऑफ एम्प्लॉयर को। तो हम ये देखते हैं कि अगर लोअर सैलरी या वेज लीड है इंक्रीज़ होने के लिए, तो हम देखते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ लेबर है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो जो लॉ ऑफ सप्लाई फंक्शन है वो लेबर मार्केट के बारे में बताता है कि अगर हायर प्राइस की लेबर है तो हमें हायर क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर वो लोअर प्राइस से लीड हो रहे हैं तो वो हमारे कंडीशन में किस तरीके से होंगे कि जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि अगर लोअर प्राइस है लेबर्स की तो हमारी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी लोअर होगी। द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड आर इन द प्ले इन एनी मार्केट वेयर पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। द लेबर मार्केट इज no different while we talk about the labor market as we were on monolithic market. Within the overall labor force of 155 million, there are many subsections is subject to the law of supply and demand. अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड को देखें तो वो एक प्ले रोल करती है किसी मार्केट के अंदर। तो हम ये देखते हैं कि जो भी पीपल बाई और सेल कर रहे हैं अपने गुड्स और सर्विसेज को, तो लेबर मार्केट उससे डिफरेंट नहीं होता। तो हम बताते हैं कि जिस तरीके से हम बात करते हैं कि जो लेबर मार्केट होता है वो मोनोलिथिक मार्केट होता है, मीन्स ओवरऑल फैक्टर जो लेबर फोर्स का होता है वो एक 155 मिलियन है, और जो भी सब सेक्शंस इसके अंदर बनाए गए हैं वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लॉ ऑफ सप्लाई और डिमांड से बनाए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सप्लाई। द सप्लाई ऑफ लेबर इज डिटरमाइंड बाई पॉपुलेशन, immigration and labor force participation, how many adults are working or actively seeking employment. The supply of labor can be influenced by the additional workers entering the job, the labor force, which tends to depress wage rates. Workers leaving the labor force either because they are retiring or becoming discouraged about finding a job tend to support wage rate. The higher the wage rate, the more people want to work, but the supply side is just half the market. अगर हम सप्लाई ऑफ लेबर को समझें तो वो डिटरमाइन होती है पॉपुलेशन से, इमिग्रेशन से और लेबर फोर्स के पार्टिसिपेशन से। उसमें हम ये देखते हैं कि कितने एडल्ट्स ऐसे हैं जो वर्किंग हैं या एक्टिवली किसी एम्प्लॉयमेंट के अंदर सिक हैं। तो जो सप्लाई है किसी लेबर की वो इन्फ्लुएंस करती है किसी भी एडिशनल वर्कर को जो कि एंटर होता है लेबर फोर्स के अंदर, और उसका जो ट्रेंड है वो डिप्रेस होता है वेज रेट से। तो वर्कर्स हम ये कहते हैं कि जो भी लेबर फोर्स हम लीव कर रहे हैं तो वो जस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं या कोई भी लेबर है वो रिटायर या डिस्करेज हो गई है किसी जॉब को फाइंड करते करते। तो जो भी ट्रेंड है हमारा वो सपोर्ट होता है हमारी वेज रेट से। तो हम कहते हैं कि जब हमारी हायर वेज रेट होती है तो हम ज़्यादा लोगों को वर्क के अंदर लाते हैं। जो हमारी सप्लाई होती है वो हमारे मार्केट का जस्ट हाफ होती है, मीन्स आधा होती है। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट हमारा क्या है डिमांड। द डिमांड फॉर लेबर डिराइव्स फ्रॉम द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट लेबर प्रोड्यूसेस। अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर प्रोडक्ट क्रिएट्स अ डिमांड फॉर द लेबर टू प्रोड्यूस दैम। When the wage rate is high, employees limits the number of employees they hire. Workers who improve their skill can improve the demand for their services since they are more productive to their employees. अगर हम डिमांड देखें लेबर की, वो डिराइव करती है कि जिस तरीके से डिमांड होती है किसी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि लेबर प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड है किसी प्रोडक्ट की तो क्रिएट करती है लेबर की डिमांड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो भी वेज रेट है अगर वो हाई है तो एम्प्लॉयर्स क्या होते हैं एक लिमिट में हायर किए जाते हैं। तो जो वर्कर्स है वो इम्प्रूव करते हैं अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करते हैं अपनी
सर्विस डिमांड को। साथ साथ वो ये देखते हैं कि किस तरीके के एम्प्लॉयर्स की प्रोडक्टिविटी हो रही है। इसके बाद हम समझते हैं मिनिमम वेज। एवरी टाइम द कांग्रेस वोट्स टू इंक्रीज द मिनिमम वेज अ डिबेट interrupts about its effect on unemployment. If workers are employed at the prevailing minimum wage, then a government mandated higher minimum will increase unemployment. More workers will look for the work seeking the higher wage. At the same time, employers will lay off workers because they cannot or will not pay them more than the free market dictates. अगर हम मिनिमम वेज को देखें तो एक टाइम ऐसा था कि जब कांग्रेस ने वोट किया था और इंक्रीज़ कर दी थी मिनिमम वेजेस को, तो जो ये डिबेट हुआ था कि जो इसका इफ़ेक्ट था कि जब हम इंक्रीज़ कर देते हैं अपनी मिनिमम वेज को तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया था। तो जो वर्कर्स थे एम्प्लॉयड थे किसी प्रिवेलिंग मिनिमम वेज के अंदर, वो गवर्नमेंट मैंडेट के अंदर हायर मिनिमम हो गए और इंक्रीज़ हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, मीन ज़्यादा बेरोज़गार हो गए उसकी मिनिमम वेज बढ़ने से। तो जो वर्कर्स हैं वो ये देखते हैं कि किस तरीके का वर्क सीखे हैं अपनी हायर वेज को लेके। तो एक सेम टाइम ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो ले ऑफ होते हैं वर्कर्स को लेके, क्योंकि वो किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं ले पाते हैं और वो किसी भी तरीके के फ्री मार्केट के अंदर डिटेक्ट होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है यूनियन। यूनियन क्या होता है? यूनियन टिपिकली नेगोशिएट द raise their pay scale or to limit the size of their membership. A craft union composed of the members in a particular trade can restrict the supply of labor by requiring the employers hire only union workers with a limited supply of workers. The result in a higher wages and an inclusive union organizes all available workers and then engages in collective bargaining for higher wages. Higher wages reduce the demand for workers being hired. जो यूनियन है वो टिपिकली नेगोशिएट होता है कि हम जो भी रेज़ करें अपने पे स्केल के अंदर, या हम अपने जो मेंबरशिप का जो साइज़ है उसको लिमिट करें। तो जो एक क्राफ्ट यूनियन है वो कंपोज होता है मेंबर से किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर, तो वो रेस्ट्रिक्ट करता है लेबर सप्लाई को जो कि रिक्वायर होती है एम्प्लॉय के हायर करने के लिए किसी यूनियन वर्कर के अंदर। तो जो भी लिमिटेड सप्लाई होती है वर्कर की वो उसके हायर वेज के रिजल्ट को बताती है। तो जो भी इंक्लूसिव हैं हमारे यूनियन ऑर्गेनाइज के, वो हमारे अवेलेबल वर्कर्स को बताते हैं और वो इंगेज करते हैं हमारी कलेक्टिव बार्गेनिंग को हायर वेज से। तो जो हायर वेज है उसको रिड्यूस किया जाता है जब किसी वर्कर की जो डिमांड होती है उसको हायर करने में होती है। इसके बाद हम जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस लेक्चर का वो पढ़ते हैं, फॉरेन कंपटीशन, द इफेक्ट ऑफ इन एक्सपेंसिव labor from the abroad has depressed US wages even as a job being lost. The third world as a virtually unlimited supply of labor which is becoming more skilled with the passage of time. American labor must gain new skills to remain competitive in a global market. अगर हम फॉरेन कंपटीशन देखें तो जो इफ़ेक्ट है हमारे इन एक्सपेंसिव लेबर का वो अब्रॉड के अंदर बहुत डिप्रेस है। तो जो यूएस वेजेस हैं किसी भी जॉब के अंदर वो सब हो चुके हैं। तो अगर हम देखते हैं कि अगर जो हमारा थर्ड वर्ल्ड है मीन्स वर्चुअली जो कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर का है, तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर ज़्यादातर क्या है स्किल्ड और सब अपने किसी टाइम के अंदर डेवलप हो रहा है। तो जो अमेरिकन लेबर है वो ज़्यादा अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, गेन करते हैं किसी ग्लोबल मार्केट में कम्पिटिटिव बनने के लिए। तो आप देखेंगे कि जो अमेरिकन लेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, वो पर्टिकुलरली बताती है कि किस तरीके से हम ये देखें कि जो हमारी सप्लाई ऑफ लेबर है वो अनलिमिटेड है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।